माननीय सत्यवीर सिंह मुन्ना। आपने मुझे समाज कल्याण के बजट पर बोलने का अवसर दिया, जिसके लिए मैं अनुग्रहित महसूस कर रहा हूं। अध्यक्ष जी, समाज कल्याण एक ऐसी संकल्पना है जो हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर हम देखें तो समाज का ऐसा एक वर्ग रहा है जो हजारों साल की दास्ता का शिकार रहा है। और समाज, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश की संकल्पना, चूंकि समाजवादी संकल्पना थी, संविधान में भी प्रदत्त है कि सामाजिक विकास के साथ आर्थिक कल्याण करना है। विकसित देशों की जहां एक और नजर रहती है कि पहले वो आर्थिक विकास को अपना उद्देश्य लक्ष्य बनाते हैं और फिर समाज कल्याण करते हैं, लेकिन हमारे इस गरीब देश में, पिछड़े और दलित बहुल देश में समाज कल्याण के साथ आर्थिक विकास की संकल्पना बनाई गई। अध्यक्ष जी, अगर आप विश्व की तरफ नजर डालें तो इसका एक दूसरा रूप अन्य देशों में, अमेरिका और यूरोपीय देशों में काले और गोरे की संदर्भ में है। अमेरिका में अगर आप देखें, अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन के समय जहां अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग जैसे विश्व स्तर के नेता थे जिन्होंने समाज के विपन्न वर्ग के लिए बहुत कुछ किया और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और गोली खाने का काम किया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनकी भी संकल्पना, और चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हों, चाहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों, उनकी भी संकल्पना समाज के विपन्न वर्ग को मदद पहुंचाने और आर्थिक सहायता देने और उनको समानता के स्तर पर लाने की रही है। अध्यक्ष जी, अगर हम देखें, अभी हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि ये बजट जो है तो दलित विरोधी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप नजर डाल लें, जो दलितों की जितनी भी सीटें रही हैं उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक सबसे ज्यादा निर्वाचित होकर आए हैं, और ये आपको खुद ही आईना दिखाने का काम करती है। अध्यक्ष जी, इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि समाज में अगर आप नजर डालें हमारी पिछली सरकार में, तो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने, जो समाज का सबसे दलित विपन्न वर्ग है, खासतौर से जो पासी वर्ग है, उसको चौकीदार को उन्होंने बहुत सी अच्छी सुविधाएं देने का काम किया। ये उनकी, हमारी समाजवादी सोच और हमारे नेता की सोच को प्रदर्शित करता है। अध्यक्ष जी, दूसरी तरफ अगर आप भी, हमारे साथी बोल रहे थे, कल ही कोई बोल रहे थे, विपक्ष के साथी मनुवाद की बात उठाए थे। मनुवाद क्या है? मनुवाद एक सोच है, और आप हमको तो मनुवादी कहते नहीं थे, आप इनको डॉक्टर साहब और हुकुम सिंह जी को मनुवादी कहते थे। और कहां गया था आपका मनुवाद जब 3-3 बार उनके साथ आप बैठ करके सरकार आपने बनाई थी। अध्यक्ष जी, ये जो बजट प्रस्तुत किया गया है निहायत ही शानदार है, और मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। अगर आप देखें, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, जिसमें 25 लाख लोगों को लाभान्वित किया जाएगा, और खास तौर से इसमें जो एक बिंदु है कि बीपीएल, सही बात है, अभी हमारे एक सदस्य ने कहा कि बीपीएल जो है तो बहुत सही लोगों को नहीं मिल पाता है, तो यहां हम अगर विधायकगण या जो भी जनप्रतिनिधि है वो गरीब जिसको देखे उसको जो है तो इस योजना से लाभान्वित किया जा सकता है, और इसके लिए माननीय मंत्री जी और सरकार हमारी बधाई की पात्र है। आश्रम पद्धति स्कूल पर भी बहुत ही अच्छी, और माननीय मंत्री जी के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे सुराह विधानसभा में भी एक आश्रम पद्धति स्कूल का जो है तो अगर अधिष्ठापन हो सके तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। अंत में मैं आपसे इस बात के लिए भी सरकार को और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आईएएस और पीसीएस के छात्रों के लिए, विपन्न छात्रों के लिए जो व्यवस्था की गई है, 45,000 की अगर वो प्री पास कर लेते हैं तो उनको 45,000 तक और 10,000 तक अतिरिक्त सुविधा, लगभग 55,000 तक की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अध्यक्ष जी मैं भी दलित वर्ग से हूं और मैंने भी पीसीएस की परीक्षा पास की है।
4 5 बार मैंने प्री पास किया, मेंस 5 बार मैंने दिया और 2001 और 6 में मेरा जो है तो पीसीएस में चयन भी हुआ था, चकबंदी अधिकारी में और पिछड़ा वर्ग कल्याण में। तो अध्यक्ष जी, इसके बावजूद भविष्य ईश्वर को कहीं और मंजूर था, मैं आप सबके बीच हूं, लेकिन बधाई के पात्र हैं मंत्री जी। और साथ ही पारिवारिक लाभ योजना जो कि जिसमें 12-13 में 1.5 लाख परिवारों को वृद्धि की गई है, जो पिछली सरकार में 1.14 लाख थे वो बढ़ा करके 1.5 लाख किए गए हैं, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। और जो 232 करोड़ का एलोकेशन था उसको भी बढ़ा करके 300 करोड़ किया गया है, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। अंत में मैं इस बजट का पूर्णतः समर्थन करते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उमाशंकर ग्राम विकास के बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। 1 घंटे से ज्यादा चर्चा, 1 घंटा आपका आभारी हूँ। हो गया इस पर। अध्यक्ष जी, ग्राम विकास ग्रामीण और गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है और बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। तो हर दल के अब आप बात में खड़े हो गए, स्पष्टीकरण में पूछ, अरे वो बोल रहे हैं भाई ये। अध्यक्ष जी, ग्राम विकास गरीबों और ग्रामीणों से जुड़ा विभाग है और प्रशासन शासन का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार और माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस पर उन्होंने करीब 500 करोड़ से अधिक का बजट आवंटन की वृद्धि की है, जिसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से। अध्यक्ष जी, मैं बस अपने क्षेत्र की एक छोटी सी समस्या बताना चाहता हूं। अभी हमारे माननीय सदस्य बात कर रहे थे कि क्या क्या विकास ग्रामीण विकास में हुआ। अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है सिर्फ जो विकास हुआ उसमें नजरिया जो है तो ग्राम विकास का नहीं था, सिर्फ कमीशन प्राप्त करने का नजरिया था पिछली सरकार का। अध्यक्ष जी, हमारे सुराव विधानसभा में किराव ग्राम सभा है, बहुत ही बड़ी, करीब 10,000 की आबादी वाली ग्राम सभा है। वहां पर 4 स्वजल धारा योजना से पेयजल टंकी का निर्माण किया गया है और करीब 2.5-3 साल हो गए हैं वो निर्माण किया गया है, क्योंकि अब उसमें तो कमीशन प्राप्त कर लिया गया। इसके बाद अध्यक्ष जी, वो 3 साल से उसमें एक बूंद पानी का जो है तो निस्तारण नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि पानी और जनता के हित के लिए जो है तो कमीशन मिलना नहीं था। इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सुराव विधानसभा की खिराव ग्राम सभा में आप जो है तो ये 4 पेयजल टंकियों का जो है तो इसमें पानी का परिचालन शुरू कराने की कोशिश करें। अध्यक्ष जी, रही बात हैंडपंप की, मैं तो बताना धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को कि अब की इन्होंने जो है तो हैंडपंप के लिए जो है हम सभी माननीय विधायकों के लिए व्यवस्था की है। लेकिन हमको तो लगता है कि शायद हमारे विपक्ष के साथ भी मन ही मन सोच रहे होंगे कि बहुत अच्छा हुआ कि इनकी सरकार गई और समाजवादी सरकार आई है, क्योंकि आप लोग को भी शायद हैंडपंप नहीं मिलता था, लेकिन अब हैंडपंप आप लोगों को भी मिलेगा, ऐसी हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। अध्यक्ष जी, पेयजल योजना जो पाइप से पेयजल योजना है, इसमें एक सुझाव मैं देना चाहूंगा कि पिछली सरकार में हमारे ही विधानसभा चुनाव में कई पेयजल योजनाएं शुरू की गई, लेकिन बहुत ही खराब दर्जे का पाइप जो है तो बिछाया गया है। इन्होंने जो किया सो किया, अब ये तो ये जानेंगे। लेकिन अध्यक्ष जी, आग्रह है माननीय मंत्री जी से कि इस पर भी आप थोड़ा से नियंत्रण रखिएगा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जो पाइप पेयजल योजना है उसमें जो पाइपलाइन आदि बिछाई जाए उसकी क्वालिटी और कार्यदायी संस्था जो है तो बेहतर हो, ताकि जनता की सेवा बेहतर ढंग से की जा सके। आपने और अंत में एक निवेदन आग्रह करूंगा, चुनाव विधानसभा में एक जल प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी स्थापित कराने का कष्ट करें माननीय मंत्री जी। इसी के साथ में आपका उमेश पांडे जी, आप विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष जी, पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण विषय है, इसको मैं एक बात कह के शुरू करता हूं कि एक बार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के लिए कहा था कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, अगर भारत ही नहीं रहेगा तो फिर कौन रहेगा। तो अध्यक्ष जी, मेरा उसी संदर्भ में कहना है, पर्यावरण के संदर्भ में, कि हु लिव्स इफ एनवायरनमेंट डाइज, अगर पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो हम सब क्या रहेंगे, कहां पे हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी नजर पर्यावरण की तरफ बहुत ही कम जाती है।
अध्यक्ष जी, इन पर्यावरण के लिए एक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है, पर्यावरण सहनशीलता सूचकांक, उसका जो रिपोर्ट है वो बहुत ही चिंतनीय है और उसके अनुसार 2007 में उत्तर प्रदेश के पर्यावरण में जो पर्यावरण का सूचकांक था उसमें उत्तर प्रदेश पूरे अपने 28 राज्यों में 20वें नंबर पे था। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2011 में उसी इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश अंतिम स्तर पे है, 28वें नंबर पे है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के संदर्भ में। और अध्यक्ष जी, जहां तक पर्यावरण की बात है, हमें तीन भागों में इसको सोचना और विचार मंथन करना होगा। एक तो क्या चुनौतियां हैं पर्यावरण को लेकर के, क्या हमारी उपलब्धियां हैं और क्या हमारी प्राथमिकताएं हैं। अध्यक्ष जी, अगर हम चुनौतियां देखें तो चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वो जंगलों के और वनों के विनाश का स्थिति हो, और चाहे सॉलिड वेस्ट की बात हो, तमाम ऐसी शहरों में चुनौतियां हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जो वो इंडेक्स ही बता रहा है कि बहुत ही खतरे की स्थिति है, गंभीर स्थिति में उत्तर प्रदेश है आज। जब से उत्तराखंड अलग हुआ है, चुनौती और भी बढ़ गई है और उपलब्धियां और भी कम हो गई हैं। उत्तराखंड के साथ ही बहुत मूल्यवान वन हमारे प्रदेश से कम हो गया है और स्थिति जहां तक विकास की गति की बात है, विकास ने इसको और ही चुनौतीपूर्ण बना दिया है। चारों तरफ चाहे वो विकास के नाम पर जंगल काटे जा रहे हैं, आवश्यकता है पुनः वनीकरण करने की, रिफॉरेस्टेशन की, एफॉरेस्टेशन की आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, भूमंडलीय तापन की स्थिति हो, चाहे आप देख लीजिए ग्लोबल वार्मिंग के अलावा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उत्सर्जन की स्थिति हो, इन सब में भी उत्तर प्रदेश में जो है तो बहुत ही गंभीर स्थिति है। ये तमाम चुनौतियों में मैं अपने मंत्री जी के पर्यावरण बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और मैं ये आशा करता हूं कि अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में पर्यावरण की बेहतर स्थिति होगी। अध्यक्ष जी, अभी मेरी 1-2 बात खत्म नहीं हुई है, निवेदन है, आग्रह है। 7 बज गया। अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि नदियों में जो BOD का स्तर है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का, उसमें भी बहुत ही समस्या है। इसके लिए भी हमारे मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय इस पर भी ध्यान देगा। अध्यक्ष जी, और अंत में मैं कुछ सुझाव दे करके अपनी बात समाप्त करता हूं। अध्यक्ष जी, जलवायु पर सबसे बड़ी चीज है, हम लोग जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे सूखे की संभावित स्थिति है, ईश्वर ना करे। ये ऐसा क्यों है? हमारी समझ में तो सूखे की स्थिति नहीं आने वाली है। हमारी समझ से तो अगर पिछले आप 10-20 साल का पूरे भूमंडलीय स्तर पर देखें तो जलवायु में थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। आप अगर देखें तो गर्मी देर से आ रही है, सर्दियां देर से आ रही हैं और बारिश देर से आ रही है। मेरा सुझाव पर्यावरण विभाग को ये है कि जो जलवायु का थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, जलवायु 1 महीना, उसी के अनुसार अपनी रणनीतियां बनाएं। जो खरीफ की फसलें हैं, जो रबी की फसलें हैं, जो हमारी सरकारें इंतजाम करती हैं, जलवायु में जो शिफ्ट हुआ है 1-2 महीने का, उसको ध्यान में रख करके अगर रणनीतियां बनाई जाएं तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम पर्यावरण की स्थिति का सामना कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, इसी के साथ अंत में मैं पर्यावरण के संदर्भ में शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान पे अपना बल देते हुए, बजट पे अपना बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।